बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेंड एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो में एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि स्पेंड एनालिसिस क्या होता है, और आज देखते हैं कि स्पेंड एनालिसिस करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसका बेनिफिट क्या है। स्पेंड एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बल्कि दुनिया में अब हर काम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाटा है। कि आपने कुछ भी करना है तो स्पीड अप करने के लिए, रैपिड डिसीजन करने के लिए, करेक्ट डिसीजन करने के लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जितना मैक्सिमम डाटा आपके पास अवेलेबल होगा करेक्ट फॉर्म में, वो उतना ही आप बेहतर एनालाइज कर सकते हैं और उस एनालिसिस के ऊपर आप डिसीजन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्पेंड एनालिसिस के लिए वो डाटा है। डाटा इससे पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे तो उस वक्त भी अवेलेबल होता था। लोग या तो बुक बनाते थे, मैनुअली लिखते थे कि कौन सी आइटम किस डेट में कितनी परचेज़ हुई है, उसका रेट क्या है, उसकी टोटल अमाउंट क्या है। मतलब हर एक आइटम जो प्रोक्योरमेंट में जितनी आइटम, अगर 10,000 आइटम प्रोक्योर हो रही हैं तो हर आइटम के लिए एक पेज बना होता था जिसमें उसकी हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता था कि ये जो आइटम है ये इस डेट में इतनी क्वांटिटी इस रेट से टोटल अमाउंट ये परचेज़ हुई है। फिर जब वही आइटम नेक्स्ट कभी रिक्वायर्ड होती थी सेम मंथ में, अगले माह में, दूसरे माह में, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो फिर उसकी बाइंग को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था कि जी इस डेट में ये आइटम इस क्वांटिटी में ये अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है, तो फिर परचेज़ हुई है। तो इस तरह हर आइटम की एक हिस्ट्री मेंटेन की जाती थी मैनुअली, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी डाटा देखने की तो उस मैनुअल हिस्ट्री को जो बुक में, किताब में, कॉपी में लिखी जाती, रजिस्टर बनाए जाते थे, वहाँ से उसका डाटा लिया जाता था कि ये आइटम पीछे हिस्ट्री में कब कब परचेज़ हुई है, उसकी डेट्स क्या हैं, उसके रेट क्या हैं, क्वांटिटी क्या परचेज़ हुई थी और उसके ऊपर टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई थी। तो इस तरह से ये हिस्ट्री को बनाया जाता था, हर आइटम की हिस्ट्री मेंटेन की जाती थी। फिर कंप्यूटर का टाइम आ गया 80-90, पाकिस्तान में तो ये 90-95, 2000 इस दरमियान कंप्यूटर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ इंडस्ट्री में। और मैं निशात में था 1990 में, तो उस वक्त फर्स्ट एक बंदे को अपॉइंट किया गया था कि जी आप कुछ हमारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करें, और उसने कुछ 1-2 कंप्यूटर ऐसे सजा दिए थे कि जी हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और उसमें शायद 10 साल लग गए थे। तो बहरहाल ये जो 90 से 2000 का टाइम है, वहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। 2000 से आगे फिर उसमें रैपिडली चेंजेस आई और फिर तो कंप्यूटर हर तरफ कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ। तो अच्छा, जब ये 90 ऑनवर्ड कंप्यूटर आया तो वही चीज़ें जो पहले हाथ से लिखी जाती थी वो फिर एक्सेल में फॉर्मुलेट होनी शुरू हो गई कि एक्सेल में एक शीट बना लें और उस शीट को सेव कर लें। तो हर आइटम की एक शीट कंप्यूटर में सेव होती थी जिसमें उसका डाटा मेंशन होता था कि ये आइटम पीछे हमने कब कब किस रेट के ऊपर कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट इसके ऊपर खर्च की। अब ये सारा डाटा ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको आप बेसिकली समझेंगे ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है कि उन्होंने जो बाइंग किया वो किस रेट से, उसमें वेरिएशन कैसे हो रही है, कब किस रेट के ऊपर उन्होंने उसको प्रोक्योर किया। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या उसी रेट के ऊपर परचेज कर रहे हैं, अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो क्या रेट ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह के डिफरेंट डिसीजन आप उसके ऊपर देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई अगर ये इतनी क्वांटिटी प्रोक्योर हो रही है तो जब 10 पीस लेने थे तो उस वक्त भी यही रेट था, तो जब 10,000 पीस लिए तो उस वक्त भी यही रेट था, तो ये तो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है ना। फिर आपने इसको क्या एनालाइज किया, तो अंडरस्टूड है कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप रेट नेगोशिएट करेंगे और उसको कम सतह पे लेके आएंगे। तो इस तरह के एनालिसिस उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास हिस्ट्री अवेलेबल हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है स्पेंड एनालिसिस करने के लिए वो है डाटा, कि आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है। तो जितना मैक्सिमम डाटा और एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा उतने बेहतर आप स्पेंड एनालिसिस का डिसीजन कर सकते हैं। हम जो चीज़ें देखेंगे कि स्पेंड एनालिसिस के लिए
हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इससे हो सकती है, इससे प्रोडक्ट्स के मतलब पता चलता है, सप्लायर के एनालिसिस हो सकते हैं, प्राइसेस का एनालिसिस हो सकता है, बिजनेस यूनिट्स का पता चल सकता है कि जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो किधर किधर जा रहा है। जैसे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उसमें 10 डिफरेंट यूनिट है या 10 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो टोटल प्रोक्योर हो रही है कोई भी आइटम, जैसे रॉ मटेरियल हो रहा है या कुछ और, तो वो किस किस जगह पे कितना कंज्यूम हो रहा है, तो बिजनेस यूनिट्स के लिए इसका एनालिसिस के तौर पे यूज़ हो सकता है। फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स को चेक किया जा सकता है इससे। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ डाटा तो हो गया कि इससे हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और इससे हमें डिफरेंट एनालिसिस करने का भी पता चलता है कि हमने प्रोक्योरमेंट कब किस तरह से की है। और नंबर 2 है प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे कि व्हाट वी आर बाइंग, हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है। मैं एक कोरियन कंपनी में था तो वहाँ पे कुछ 6000 आइटम थी स्टोर में जिनको प्रोक्योर किया जाता था, और 6000, और इसी तरह से और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है वो काफ़ी तादाद में होती है। तो आप इतनी ज़्यादा, जब 6000 को सुनता था तो वो परेशान हो जाता कि यार इतनी आइटम, लेकिन जब हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, तो फिर वो कुछ कैटेगरी बनती हैं। जैसे कि से कोई 10 कैटेगरी बन जाए कि नंबर 1 ये इंजन के पार्ट्स हैं, नंबर 2 ये बॉडी पार्ट्स हैं, नंबर ये डेकोरेशन आइटम है, नंबर 3 ये ऑयल फ्यूल आते हैं, नंबर 4 ये टायर और रबर आइटम्स हैं। तो इस तरह से जब आप कैटेगराइज करेंगे तो मे बी वो 8-10 हेड बने, और जब 8-10 हेड बनाएंगे तो फिर उनके नीचे फिर वो आइटम डिवाइड हो जाएंगी। अब हर हेड को जब आप देखेंगे कि इस हेड में जो आइटम आ रही हैं वो क्या है, तो उनको फर्दर उस हेड को कैटेगराइज करेंगे तो पता लगेगा कि इनमें से कोई 200 आइटम ऐसी हैं जो साल में सिर्फ एक दफ़ा प्रोक्योर होती हैं और उनकी क्वांटिटी जस्ट नंबर ऑफ पीसेज हैं। फिर 100 आइटम ऐसी हैं जो साल में 2-3 दफ़ा होती हैं और उनकी क्वांटिटी इतनी होती है। फिर कुछ आइटम, तो इस तरह से जब आप फर्दर कैटेगराइज करते जाएंगे आगे आगे तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो फोकस करना है वो सिर्फ इन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है। बाकी तो साल में सम टाइम कुछ दफ़ा प्रोक्योर होती हैं और उनकी क्वांटिटी भी कम होती है और उन पे अमाउंट भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं खर्च होती, तो इसके लिए इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो जब पता चलता है किसी प्रोक्योरमेंट वाले को या स्टोर वाले को जो जॉब करने जाता है, नई अपॉइंटमेंट होती है कि जी 6000 आइटम को आपने देखना है जो या प्रोक्योर करना है या स्टोर में हैंडल करना है, तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो बहुत शायद कोई बर्डन होगा, लेकिन ऐसा सच बर्डन नहीं होता। तो जब हम उनका एनालिसिस करेंगे, ये स्पेंड एनालिसिस तो नहीं होगा, लेकिन जब हम उन प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेंगे तो वो सारा का सारा समझ आएगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल इतना सा काम बनता है। तो इस तरह से हम कि व्हाट वी आर बाइंग, हम प्रोक्योर क्या कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगी कि जो जब कैटेगराइज करेंगे कि जो बड़ी आइटम है वो इतनी है, जो छोटी हैं वो इतनी है, वो इतनी है। तो इस तरह से हमें उसको कैटेगराइज करने के लिए समझ आती है उसे कि प्रोडक्ट को हैंडल किस तरह से करना है। नेक्स्ट है फॉर हूम वी आर बाइंग। इससे सप्लायर का पता चलता है कि हम किन किन लोगों से ये जो प्रोक्योर कर रहे हैं आइटम्स वो कौन लोग हैं। तो आपको सप्लायर के मतलब पता चलता है। जब आप उसका अमाउंट को देखेंगे कि इनकी अमाउंट क्या है और सप्लायर का स्टेटस क्या है, तो उससे भी आपको थोड़ी गाइडेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी अमाउंट की बड़ी क्वांटिटी और बड़ी अमाउंट की चीज़ें आप एक जनरल ऑर्डर सप्लायर से ले रहे हो, जबकि उसका कोई अथोराइज्ड डीलर बैठा हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो या कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली उस रीजन में अवेलेबल हो, तो इस तरह के डिसीजन आपको करने में आसानी होती है कि जो आपकी टॉप हैवी अमाउंट जिनके ऊपर खर्च हो रही होती है, जिनकी बाइंग में अमाउंट और वॉल्यूम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उनके सप्लायर किस टाइप के हैं, क्या वो आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हैं, कोई आप वेंडर मैनेजमेंट में वो सप्लायर आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उनसे रिलेशनशिप में हैं,
और उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने में आपको आसानी होती है कि आप अपने सप्लायर को पहचान सकते हैं। जब आप स्पेंड एनालिसिस के थ्रू उन आइटम को जिन पे हैवी अमाउंट और वॉल्यूम ज़्यादा है, जिन पे अमाउंट ज़्यादा खर्च हो रही है और उनकी क्वांटिटी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो आपको ये डिसीजन करने में आसानी होती है कि इनके पीछे सप्लायर कौन है जो सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइस के रिलेटेड, व्हेन डिड वी बाय, हम इनको कब हमने परचेज़ किया। तो ये भी आप जब स्पेंड एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री में आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस आइटम को किस किस टाइम पे प्रोक्योर किया, यानी साल में कितनी दफ़ा किया, मंथ में कितनी दफ़ा किया, कितनी क्वांटिटी है और इसके प्राइसेस का आइडिया क्या। तो ये सब स्पेंड एनालिसिस में डाटा में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इससे आपको प्राइस ट्रेंड का भी पता चलता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि एक्चुअली कितनी कैटेगराइज हैं, प्रोडक्ट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। आप सप्लायर के बारे में जानते हैं कि हमने कितने सप्लायर के ऊपर फोकस करना है। छोटे जो जिन आइटम्स की क्वांटिटी कम है, अमाउंट कम है, उनको छोड़ के आप कुछ सप्लायर को सिलेक्ट करके साइड में कर लेंगे जिनसे आपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जाना है। इस तरह आपको प्राइस का ट्रेंड पता चल सकता है कि एनालिसिस करने के दौरान के पीछे हिस्ट्री में प्राइसेस का ट्रेंड क्या आ रहा है। जैसे जो बेवरेज इंडस्ट्री है वो शुगर के ऊपर क्रिटिकली फोकस करते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले के डेली उसके रेट को वो चेक कर रहे होते हैं कि मार्केट में शुगर का रेट क्या चल रहा है मैन्युफैक्चरर का, और बल्कि एक दिन में कई दफ़ा भी चेंज हो सकता है। तो वो चूँकि ये एक बड़ी हैवी अमाउंट इसके ऊपर यूज़ हो रही होती है शुगर के ऊपर बेवरेज इंडस्ट्री में, तो शुगर को वो क्रिटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पीछे ट्रेंड कैसे चलता आ रहा है, इसका कर्व कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कल किधर जाएगा प्राइस के लिए। तो इस तरह से आप प्राइस को जब एनालिसिस करेंगे, इसका स्पेंड एनालिसिस करेंगे, तो आपको हिस्ट्री में इसकी प्राइस नज़र आ जाएगी। हर आइटम के लिए आप उसका प्राइस ट्रेंड बना सकते हैं कि ये किस तरह से इसका कवर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, हिस्ट्री में क्या हुआ था तो और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह के डिसीजन आप जो स्पेंड एनालिसिस है उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस यूनिट, वेयर मोस्ट ऑफ द स्पेंड इज़ गोइंग। जो हम खर्च कर रहे हैं, जितनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें जा किधर रही हैं। जैसे अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2-3 डिफरेंट यूनिट है, तो किस यूनिट को कौन सी प्रोडक्ट जा रही हैं, कितनी जा रही हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रही है। तो ये तो नहीं कि वो लॉस वाला यूनिट हो कि वहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही हो, प्रोडक्शन कम हो रही हो। तो हर यूनिट की सेपरेट एनालिसिस किया जा सकता है कि जी कितनी हम जो बाय कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, वो आइटम किस यूनिट के लिए कर रहे हैं और किस यूनिट को सप्लाई हो रही है, और उसका आउटपुट क्या है, उसको कंपैरिजन करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। तो ये भी ट्रेंड जो स्पेंड एनालिसिस है उसी से आप अखज़ कर सकते हैं। हाउ मच डिड वी पे, हम कितना पे कर रहे हैं, इससे क्वांटिटी का अंदाज़ा होता है कि जब आप अमाउंट और क्वांटिटी को कोरिलेट करेंगे, देखेंगे कि इसकी रेशो क्या है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि नंबर ऑफ़ गुड्स कितनी है और प्राइस क्या पे कर रहे हैं। और सिमिलरली इसको जब हिस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे तो ये समझ आएगी कि पेमेंट पे क्या हो रहा है और रिसीव क्या हो रहा है, उससे उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट के रेशो को डिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह से मतलब ये स्पेंड एनालिसिस के बेनिफिट्स हैं कि अगर आप स्पेंड एनालिसिस करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि हम किधर जा रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। कुछ और बेनिफिट हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो स्क्रूटनाइज करती हैं अमाउंट वाइज को कि कितनी अमाउंट किस जगह पे खर्च हो रही है, हिस्टोरिक एक्सपेंडिचर को लुक आफ्टर करती है कि पीछे कितनी अमाउंट कैसे खर्च हुई है, आइडेंटिफाई करती है सेविंग को, अपॉर्चुनिटी को, रिस्क को मैनेज करती है, ऑप्टिमाइज बाइंग पावर। सेविंग, इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्पेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको समझ आती है कि किस जगह पे
क्वांटिटी हम ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस जगह हम कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं बाइंग की। हम कुछ नए प्लेयर की तरफ, किसी नए सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग सोर्सिंग से प्राइसेस को कम करवाया जा सकता है। जब भी आप कॉस्ट सेविंग की तरफ जाएंगे तो आप उन आइटम को पकड़ेंगे जिनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है या जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा आप प्रोक्योर कर रहे हैं। कम क्वांटिटी या कम अमाउंट वाली आइटम्स के ऊपर सेविंग नॉमिनल सी होती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमेशा कॉस्ट सेविंग के लिए आपको वो आइटम देखनी पड़ती हैं अपनी प्रोक्योरमेंट में जिनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है या जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेविंग के लिए कुछ आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अगर कॉस्ट सेविंग पे जाना है तो कौन सी आइटम को हमें पहले पकड़ना चाहिए। रिस्क मैनेज कर सकते हैं कि आप किन सप्लायर से कौन सी आइटम ले रहे हैं, उनमें से कौन से वीक सप्लायर हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो इस तरह से आप उन आइटम की जो फ्यूचर की सप्लाईज है उसके रिस्क को कवर कर सकते हैं। उस रिस्क से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि आपकी उन आइटम्स के लिए सप्लाई जो है वो बरकरार रहे। सक्सेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट। जो भी प्रोक्योरमेंट की आपने सक्सेस लेनी है वो सारी स्पेंड एनालिसिस से लेनी है, क्योंकि स्पेंड एनालिसिस होगा तो आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हमने पीछे कब क्या किस रेट के ऊपर कितनी क्वांटिटी प्रोक्योर की थी, किससे की थी, तो फिर आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकेंगे। तो जो सक्सेस है प्रोक्योरमेंट की वो स्पेंड एनालिसिस में है। जितना बेहतर और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो सकता है आपके अखराजात का, उतने ही आप बेहतर स्ट्रेटजी नेक्स्ट बाइंग के लिए बना सकते हैं। फर्दर आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी आइटम को कि जब आप स्पेंड को देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि हमारे जो टोटल बजट है उसमें से कितनी अमाउंट रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रही है, कितनी पैकिंग मटेरियल के ऊपर खर्च हो रही है, कितनी जनरल आइटम के ऊपर खर्च हो रही है, आईटी पे कितनी हो रही है, स्टेशनरी के ऊपर कितनी हो रही है, टॉयलेटरीज के ऊपर कितनी हो रही है, पेंट और रिपेयरिंग के ऊपर कितनी हो रही है, फूड आइटम्स के ऊपर कितनी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितनी हो रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी बना लेते हैं कि ये हमारी 8, 10, 12 कैटेगरी हैं जिनके ऊपर हमारी स्पेंडिंग हो रही है। तो उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो कैटेगरी होगी वो रॉ मटेरियल की होगी, उसके बाद फिर एडमिन एक्सपेंस हो सकते हैं, फिर आईटी के एक्सपेंस हो सकते हैं, फिर जनरल कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज जब बनाएंगे तो उससे भी आपको स्पेंड एनालिसिस का ये बेनिफिट मिलेगा कि आपने फोकस किस कैटेगरी पे करना है। तो अल्टीमेटली आप रॉ मटेरियल की साइड पे जाएंगे कि इसको हमने क्रिटिकली देखना है कि यहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट खर्च हो रही है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कॉस्ट सेविंग के लिए, बेस्ट सर्विसेज के लिए, सप्लाईज एक रेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, जो भी बेनिफिट हो सकते हैं बाइंग के वो सारे पहले उस कैटेगरी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी को देखा जाएगा, फिर उससे के बाद दूसरी, तीसरी, और फिर कुछ को नॉर्मल जो हालात होते हैं वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, प्राइसेस ऊपर जाएं नीचे जाएं, ये क्वांटिटी और प्राइसेस कोई ऐसी इम्पैक्ट नहीं देती, नॉर्मल सी पोजीशन है। तो इससे आप अपनी टोटल प्रोक्योरमेंट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। और स्पेंड एनालिसिस पे एक और वीडियो करूँगा, थोड़ी और डिटेल इंफॉर्मेशन ताकि आपको मिल जाए। वीडियो देखने के शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।